हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। एसएससी की सीरीज में जो है अगला ये लेक्चर हम आपके सामने लेके आए हैं और हम वो प्रश्न लेके आएंगे जो एसएससी में सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वो टफ से टफ जितना हार्डेस्ट लेवल हो सकता है वो सारे प्रश्न हम लेके आए हैं। इस लेक्चर में जो हम टेस्ट 10 प्रश्नों की बात करेंगे और ये सटीक प्रश्न होंगे आपके जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, मेंस लेवल तक भी हुए। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, आप दूसरे से देखिएगा हमारे क्वेश्चन कितने टफ होते हैं। ये प्रश्न आपके सामने हम लेके आ रहे हैं और धांसू धांसू प्रश्न है। देखते हैं इसका जो है ये अगला प्रश्न क्या कहते हैं। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, एक्स वाई एंड वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 1 है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1 है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है। आप इसका आंसर निकालते रहेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। आप देखते हैं कि आंसर एक्स वाई जेड किसी पर डिपेंडेंट है ही नहीं। जब आंसर डिपेंडेंट ही नहीं है तो फिर हम डिपेंडेंट बनाएं क्यों। हम हिट एंड ट्रायल रूल लगाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे 1 आ रहा है तो क्या ले लें कि 1 आ जाए। यहाँ पे -1 आ रहा है तो ध्यान रखना ये भी है कि यहाँ -1 तभी आएगा जब इन सभी में से किसी का घटा जोड़ घटा करके वैल्यू क्या आई हो 1। लेकिन इस उसी तरह से इसमें आई तो 1 पे चेक कर लेते हैं, -1 पे चेक कर लेते हैं। अगर जो हम x की वैल्यू 1 ले लें, y की वैल्यू 1 ले लें और z की वैल्यू -1 ले लें तो जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फिट बैठ गया। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 1 आया, इसको मल्टीप्लाई किया -1 आया। फिर अगले वाले को हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर अगले वाले को जेड और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। ये कट जाएगा -1, ये भी सटीक बैठ गया। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर -1 आना चाहिए। तो दो तो प्लस के हैं तो 1 और 1 +1 होगा और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो ये तो सटीक बैठ गया। इसका मतलब सभी का स्क्वायर पावर 4 कर दो तो 1 की पावर 4 करेंगे 1 प्लस वाई की पावर 4 करेंगे 1 प्लस जेड की पावर 4 करेंगे 1। तो 1 + 1 इज द 3 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। आ गया ये अगले नंबर का क्वेश्चन। एक समकर्ण त्रिभुज की मतलब भुजाएं समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, वो मतलब 4 सेंटीमीटर दी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। पहली चीज तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बताया है और समकोण त्रिभुज हमको मालूम है एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का कर लिया। और समांतर श्रेणी का मतलब है कि सीरीज में जो भी कॉमन डिफरेंस है वो 1 है। तो 4 3 4 5 कर लेते हैं, ये सेम हो जाएगा। हमें पता है कि ये 3 4 5 समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इन रेडियस क्या होगी, इन रेडियस जो होती है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर को जोड़ो प्लस बेस को जोड़ो माइनस कर दो हाइपोटेन्यूज से अपान 2 कर दो। तो परपेंडिकुलर बेस को जोड़ दिया तो 7 हो गया, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। मतलब एक रेडियस निकल रही है। यहाँ पे इन रेडियस कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ये रेडियस का कितना है, इन रेडियस का गुना है, मतलब 4 गुना है। तो हमारा जो भी बेस होगा और जो भी परपेंडिकुलर होगा, जो भी बेस है इसको भी 4 से गुणा कर दो। कर दिया भाई, ये हो गया 16, 4 3 12। तो अगर जो क्षेत्रफल निकालेंगे 12 और 16, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे परपेंडिकुलर हाइट और अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हाइट बेस का गुणा कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 छंग 12, 16 का 6 गुना 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट जो है ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं। एफ थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 7। इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना। जब भी sin थीटा और cos थीटा किसी में कोई भी पावर ना दी हो उसका न्यूनतम मान निकालना है। इसका न्यूनतम मान दोस्तों क्या होता है, अंडर रूट के अंतर्गत आता है, माइनस के साथ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, इन दोनों का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे
प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे माइनस के साथ, और हमें पता है 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये बाहर निकल के आएगा -13। अब -13 में से 7 घटाएंगे भी, तो 7 घटाएंगे -6 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, क्वेश्चन जबरदस्त है। एक व्यापारी अपनी वस्तु को अंकित मूल्य से क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 20% छूट देता है। बेचते समय वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। कुल लाभ प्रतिशत बताओ। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, कितना बड़ा चोर है आपको बता नहीं सकते। देखिए क्या कर रहा है काम, ये क्या करता है कि 40% अधिक अंकित करता है। अगर जो 100 की वस्तु है तो उस पर 40 रुपए अधिक अंकित करता है, मतलब 140 की वो बेचता है। उसके बाद 20% छूट देता है, मतलब 20% इसका कितना होगा, 20% होगा इसका 14 का 2 गुना 28, मतलब 28 इसमें से माइनस कर दो। अगर जो 28 माइनस करेंगे तो ये 112 रुपए का सामान बेचेगा। अब भी ये 12 रुपए लाभ ले रहा है, अब भी इसका मन भरा नहीं। अब भी इसका जब मन नहीं भरा तो इसने फिर क्या किया, जो 100 रुपए 100% था, 100 रुपए की कीमत की वस्तु थी, 100 रुपए की कीमत की वस्तु थी, उस पे 900 ग्राम तोलता था। मतलब 100 रुपए में अगर जो 1000 ग्राम तोलता था, 1000 ग्राम तोलता था, तो अब कितना क्या कर रहा है, देता तो वो क्या है 100 रुपए का ही है, लेकिन तोलता कितना है, वो 900 ग्राम तोलता है। तो फिर कितने कितने का घाटा कर रहा है, मतलब 90 रुपए का वो सामान अब दे रहा है। 90 रुपए पर सामान दे रहा है, 90 रुपए का सामान 100 का दे रहा है। ठीक है, 90 का सामान 112 का दे रहा है, सॉरी 112 का दे रहा है। अब बताओ 90 का सामान 112 का देगा तो कितने रुपए का फायदा ले रहा है, मतलब 22 रुपए का फायदा ले रहा है। 112 से 90 कितना ज्यादा है, 22 रुपए। प्रॉफिट हमेशा कम वाली वैल्यू पर निकाला जाता है, प्रॉफिट 90 पर निकाला जाएगा। 100 पर कितना प्रॉफिट होगा, गुणा कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आने चाहिए, इसका आंसर आने वाला है जो 220 अपान 9, तो 9 का कितना गुना, 9 का 2 गुना 18, फिर यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा, 9 का 4 गुना 36, फिर पॉइंट 9 4 गुना 36, 9 का 4 गुना 36, 24.44 जो है इसका सही उत्तर होगा। इसको दोस्तों कई मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यही मेथड अच्छा लगता है। आप इसको रेशियो वाला मेथड भी सोल्व कर सकते हैं, जरूरत पड़ी अगर आपने कमेंट किया तो रेशियो वाला मेथड भी हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। एक ट्रेन जो है, कह रहे हैं कि एक ट्रेन चलती हुई है और चलने के 30 मिनट के बाद, ठीक है, सॉरी 2 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक ट्रेन 2 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और 30 मिनट तक रुकती है, जिससे वह अपने मूल चाल के 4/5 चाल से चलते हुए 2 घंटा लेट भी हो जाती है, 2 घंटा लेट पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे हुई होती, ठीक है, तो ट्रेन 1 घंटा 40 मिनट लेट होती। ट्रेन कितना लेट होती, 1 घंटा 40 मिनट लेट होती। बस आपको ये क्लू याद रखना है कि ये जो है एक 80 किलोमीटर मतलब आगे होती, तो यहाँ 2 घंटे था और यहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट है। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, 1 घंटा 40 में 100 मिनट होते हैं, अंतर कितना हुआ 20 मिनट। हमें ये पता है कि 30 मिनट रुकी है, तो उस चाल से हमको कोई मतलब लेना देना नहीं, हमें केवल 20 मिनट से लेना देना। 20 मिनट में चाल कितनी जो है दूरी, चाल कितनी ने चाल मतलब 20 मिनट में दूरी कितनी कम तय की, तो पहले तो 4 की चाल से चल रही थी, अब 5, पहले तो चाल 5 की चाल से चल रही थी, अब 4 की चाल से जो तय किया, तो 5 की चाल से तय करती तो उसको कितना घंटा लगता, 1 घंटा 40 मिनट, लेकिन 4 की चाल से उसने तय किया तो 20 मिनट लेट हुई। अब ये समझिए कि 80 किलोमीटर की दूरी अगर जो 4 की हिसाब से चलती तो कितना जो है लेट होती, यही सवाल में क्लू निकालना है। बस 20 मिनट हमारा ये क्लू है, इसे हम याद रखेंगे। टाइम कितना ज्यादा लगा, टाइम ज्यादा लगा 20 मिनट, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 20 मिनट, ठीक है, सॉरी T1 माइनस T2, क्योंकि पहले वाले में चाल कम थी तो समय ज्यादा लगा होगा, ठीक है, तो 20 मिनट लगा। अब हमें क्या करना है, हमें मूल चाल दी गई है, तो हमने मान लिया
कि समय पहले कितना लगा था टी पहले समय लगा था, पहले समय कितना लगा, पहले वाले के हिसाब से जब 5 उसकी चाल रही तो उसको समय लगा टी। हमें ये पता है कि चाल अब कितनी हो गई, 4/5 हो गई। अरे चाल 4/5 हो गई तो समय का उल्टा होगी, मतलब समय कितना लगा होगा, 5/4। मतलब इस वाले चाल में समय कितना लगा होगा, 5/4, 5/4, 5/4, ये T2 हो गया। ठीक है, किसका समय लगा, ये टी वाले समय का इतना समय लगा। ठीक है, टी वाले समय का 5/4 समय लग गया, क्योंकि समय अब यहां ज्यादा लग गया। पहले कितना समय लगता था, टी समय लगता था, चाल का उल्टा होता है समय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समय का अंतर दिया गया है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना है, 20 मिनट, 20/60 कर दें, घंटे में बदल दें, 1/ यहाँ पे 3 निकल के आएगा, 1/3 निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए समय कितना था, समय जो हमारा निकल के आया वो 5/4 टी माइनस यहाँ पे टी। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये 1, ये 4 इधर जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा 1, तो T/4, T/4 निकल के आया। यही बराबर किसके है, 1/3 के। 1/3 के एक्चुअल जो समय लगना चाहिए था वो कितना लगना चाहिए था, 4/3, 4/3 लगना चाहिए था, लेकिन उसको समय कितना लगा, अब समय कितना उसको लगा, मतलब टी के हिसाब से चलती तो समय कितना लगता, 4/3। सामान्य चाल के हिसाब से चलती तो समय उसको 4/3 लगता। ठीक है, हमें दूरी 80 किलोमीटर की दूरी में 4/3 समय लगता है, तो चाल कितनी है, तो 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 को यहाँ पे गुणा कर देंगे, 4 का 2 गुना 8, 20 3 60, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उसकी रही होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इतने इजीली तरीके से हम आपको बता पा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक पुरुष, एक मतलब शहर है, ठीक है, एक शहर है, उसकी गांव की जनसंख्या जो है, मतलब शहर है, 60% जनसंख्या वहां पे क्या है, पुरुष है, 60% पुरुष हैं, 60% जो हैं वहां पे मेल हैं, मतलब पुरुष हैं, शेष जो है महिलाएं हैं, शेष महिलाएं हैं। उसके बाद 40% साक्षर पुरुषों में, 40% जो है पुरुष क्या है, पढ़े लिखे हैं, और कुल जनसंख्या का 45% जो है साक्षर हैं। तो शहर के कितने परसेंट महिलाएं निरक्षर हैं। देखिए ये हमने एक ग्राफ गोला बना लिया, जिसमें मान लिया कि 60% पुरुष हैं और 40% महिलाएं हैं। कुल पढ़ी लिखी जनसंख्या जो है वो 45 है, मतलब इनमें से 45 जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो कितने अनपढ़ बचे हुए हैं, 45 हैं। अभी तो इसको हम नहीं एग्जैक्ट बता सकते हैं, इन दोनों का मिला जुला रूप 45 है। ठीक है, अगर जो हम 45 यहां से छोड़ दें, माइनस कर दें 45, तो यहां पे कितना बचेगा, पढ़े लिखे कितने हैं, 40% पुरुष साक्षर हैं, 60 में से 40 साक्षर हैं। अरे 40% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 2/5 है, मतलब 5 की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 बरहम 60, तो 12 का 2 गुना 24, मतलब 24 पुरुष पढ़े लिखे हैं। अगर जो 24 पुरुष पढ़े लिखे होंगे तो 45 में से 24 घटा दोगे तो महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी होंगी, महिलाएं होंगी 21 पढ़ी लिखी। तो ना पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी हैं, 19 हैं। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो 19 हैं। अब 19 पढ़ी लिखी नहीं है तो कुल 40 हैं, तो 21 पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, 21 क्या है, पढ़ी लिखी हैं। शहर की कितनी परसेंट महिलाएं निरक्षर हैं, पहली महिलाएं निरक्षर हैं, तो 19 तो क्या है, वो निरक्षर हैं। 100 पे निकाल रहे हैं, कितनी महिलाएं थी, 40 महिलाएं थी। 0 से 0 काट दो, यहां से 5 काट दो, यहां से 2 बचेगा, 19 का 5 95 होता है, और 95/2 मतलब इसका आधा करेंगे तो 47 का 2 गुना 94 होता है, तो 47.5% जो है ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है।
क्या कह रहे हैं, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो है 155 है। तो आपको वो धनराशि बतानी है। ध्यान रखना दोस्तों, ब्याज जो है वो 1/10 दी है, ठीक है, मतलब सॉरी 10% दी है ब्याज, तो अगर जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 निकलेगी। अब ये 3 साल जो है कह दिया, तो जितना नीचे है ये प्रिंसिपल है, 10 रुपए पे एक ब्याज मिलती है, तो ये वाला हमारा मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम इसको 1000 से गुणा कर दें, मतलब 1000 बना ले, तो हम प्रिंसिपल को 1000 मान लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ 10% हर बार 10% निकालेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, हमारा प्रिंसिपल है 1000। अब प्रिंसिपल को 1000 मान के हम कर रहे हैं, प्रिंसिपल 1000 है। पहले साल ब्याज हमको कितना मिलेगा, पहले साल इस पर 10% मिलेगा, मतलब 100 रुपया। दूसरे साल भी 100 रुपया मिलेगा, इस 100 रुपये पर भी 10 रुपया ब्याज मिलेगा। इसका 1/10 कितना होगा, 1/10 जो होगा वो 10% होगा। तो अगले साल भी हमको ब्याज मिलेगा यहाँ से 100 रुपये, तीसरे साल फिर हमको कितना मिलेगा ब्याज, फिर हमको इसका 10% मिलेगा, इसका 10% 10, इसका भी 10% 10, तो कुल ब्याज यहाँ पे कितना मिलेगा 20, जितना यहाँ होगा उसका डबल ब्याज यहाँ पे मिलेगा। फिर 10 पर भी ब्याज मिलेगा, तो 1 रुपया 10% पर 1/10 मतलब 1 रुपया, इसलिए हमने 10 लिया था क्योंकि हमें ब्याज का मतलब डिवीजन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे कुल ब्याज का ये वाली वैल्यू अंतर दे रखी है, ये वाली वैल्यू अंतर दे रखी है, ये इतना अंतर दे 20 10 30 और 30 1 31, मतलब 31 रुपये का अंतर है। ये वाला तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, ये इतना अंतर दिया है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 31 की वैल्यू सवाल में 155 दे रखी है, कितना गुना, 5 गुना है। 31 की वैल्यू 5 गुना है, मतलब 5500, तो प्रिंसिपल को भी 5 गुना कर दो, मतलब 5000 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले 3 धात्विक गोलों को पिघलाकर, 3 सेंटीमीटर इनका व्यास है, गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बना जाता है, तो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों इनका वॉल्यूम बराबर होगा, मतलब तीनों का वॉल्यूम एक बड़े गोले के बराबर होगा, बट इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, क्योंकि सरफेस एरिया वो डिपेंड नहीं, वॉल्यूम पे डिपेंड अलग अलग करता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया नहीं बराबर होगा, लेकिन वॉल्यूम बराबर होगा। तो वॉल्यूम बराबर करेंगे, तो हम वॉल्यूम बराबर करें, तो फिर वॉल्यूम बराबर करने का कोई मतलब नहीं, तो रेडियस का क्यूब बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4/3 और पाई आर क्यूब होगा, तो ये हमारा गोले का वॉल्यूम होता है। अगर जो हम यहाँ से आर निकालेंगे तो तीनों की आर का क्यूब होना चाहिए, ये तो कट जाएगा सभी से, ठीक है, तो कट जाएगा, तो इसका मतलब हमें रेडियस का क्यूब बराबर हो करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो रेडियस का क्यूब, पहले वाले रेडियस बड़े वाले रेडियस का क्यूब कितना होगा हमें निकालना ही है, इसकी रेडियस हाफ होगी, मतलब 6 का क्यूब, फिर अगले वाले की रेडियस मतलब 8 का क्यूब, फिर अगले वाले की रेडियस मतलब 10 का क्यूब। अब हम क्यूब निकालेंगे, 6 छंग 36 छक्का 216, ये कितना होगा 8 28 64 512, ये होगा 512 प्लस 10 दहम 100 दहम 1000, सबको जोड़ेंगे, ये 1000 है, 1000 में 1500 हो जाएगा, 15 2 1700 और 16 और 12 28, मतलब 1728 आने वाला है। अब ये फंस गया लोचा, ये क्यूब रूट किसी का होना चाहिए, ये किसका क्यूब रूट है, 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8, मतलब 2 की वैल्यू का क्यूब आना चाहिए, तो ये हमें पता है कि 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब रूट, तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आर की वैल्यू निकल के आएगी 12। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर 12 बराबर 144, तो 144 का 4 गुना कर देंगे, 144 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 144 का 4 गुना करेंगे तो 4 चौके 16, ठीक है, 400 और 100 मतलब 4 चौके 16, 166 76 जाएगा, तो 576 पाई जो है इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
ए और बी क्रमशः 50,000 रुपये 70,000 रुपये लगा करके एक व्यापार को शुरू करते हैं। ये वर्किंग पार्टनर के रूप में कुल लाभ का जो है 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है, 20% सैलरी के रूप में ले लेता है। उसके बाद में शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बचे हुए लाभ का 20 को ए से 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं, बचा हुआ जो लाभ था उसका जो है बी को ए 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कुल लाभ कितना था? देखिए भाई, मान लेते हैं कुल लाभ कितना था, 100 रुपये था। 100 रुपये था, 20 रुपया निकल गया इसमें से, तो 80 रुपया जो है अब लाभ बटेगा। मतलब ये 100% लाभ था, तो अब कितना लाभ बचा? 100p बचा। p वहां पे एक मल्टीप्लिसिटी हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं लाभ, तो हमने मान लिया p। 80p जो है वो क्या बन गया? लाभ बन गया। तो ये परसेंटेज में यहाँ पे पॉइंट में लगाएंगे, पॉइंट ये बन जाएगा परसेंटेज मान लीजिएगा। तो अब हमें 80p मिल गया। हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, तो इसकी अगर जो पूंजी का अनुपात निकालेंगे 5:7, कुल पूंजी कितनी है? 12। लाभ का अंतर कितना है? लाभ का अंतर निकालने, तो लाभ का अंतर यहाँ पे निकालेंगे, तो लाभ का अंतर 2 है, तो 2/12 आना चाहिए। कुल लाभ कितना आएगा? लाभ का अंतर जो है उनकी पूंजी का 2/12। यही जो हमारा लाभ है वो कितना निकलेगा? 0.80 निकलेगा। ये कितना निकल के आ रहा है? 0.8% ऑफ पी। पी का 0.8% है। यहाँ मतलब 100% है। यहाँ अगर जो लाभ हम पी मान लेते हैं तो 20% निकाल देते। यहाँ पे लाभ अगर जो हम पी ले लेते हैं, एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे लाभ हम पी ले लेते हैं, तो उससे 20% अगर जो निकालते पी का 20%, तो 0.8p आता, ठीक है, 0.8p। तो यही 0.8p हम यहाँ पे निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे तो हमें p की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट। अब इसी का अंतर जो है कितना है? 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये, ये 12 का 3 गुना और ये उधर करेंगे 8 का 2 गुना 116, तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? वो 3,000 निकलेगा, ठीक है, और इसमें 12 से गुणा लगाएंगे, ठीक है, 12 से गुणा कर देंगे। अपान यहाँ पे क्या आएगा? ये कुछ नहीं है, यहाँ पे 12 नहीं 2 गुणे 0.8, ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 12 है, नीचे नहीं 2 है, तो 2 छंग 12 होगा, मतलब 60 बार जाएगा। और ये 8 है, तो कितने बार जाएगा? 4 का 2 गुना 8, 4 15 है 100, ठीक है, 15 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है, 15 बार में 1500 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस वैल्यू से? 15 से, तो 15 15 225 होता है, तो 225 मतलब 22,500 रुपये का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लेके आते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।